गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। +1 अकाउंटेंसी में हमने इससे जो पिछला टॉपिक था वो था लेजर, और लेजर के जैसे समापन हुआ, समापन के अंदर आपने गौर किया हो तो हमने ट्रायल बैलेंस भी बनाया था। तो ये जो नया टॉपिक है ट्रायल बैलेंस, इसकी जड़ें आपको लेजर में मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? लेजर में। इसलिए कोई भी बच्चा अगर इस टॉपिक को समझना चाहता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पहले वो लेजर के टॉपिक को कंप्लीट करके आएगा। चलिए स्टार्ट करें। ये एक ऐसे टेढ़ी टेढ़ी लाइन बना रखी है, इससे इधर का एरिया, ये जो एरिया है ये कुछ नहीं है, ये नहीं है, और इससे ये जो लाइन बनाई इससे इधर का एरिया भी नहीं है। मैंने एक बार लिख दिया ताकि समय बच जाएगा। हमारा ये ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस कोई बुक नहीं है, रजिस्टर नहीं है, ये कुछ पेजेस में बन जाता है। डिपेंड करता है संस्था के ऊपर। अगर संस्था छोटी है तो एक पेज में बन सकता है, 2 या 3-4 पेज, यानी कुछ पेजेस में बनेगा। ट्रायल बैलेंस डेली नहीं बनता। ट्रायल बैलेंस बनता है जब आपको इससे आगे फाइनल अकाउंट्स बनाने की जरूरत पड़े। अमूमन साल में होती थी, लेकिन कंपनियों में ऐसा प्रावधान है कि हर 3 महीने में कंपनियों को अपने एक वो बनाना पड़ता है, फाइनल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। तो उसके लिए उन्हें प्रॉफिट लॉस निकालना होता है, उसके लिए उन्हें ट्रायल बैलेंस की आवश्यकता होती है। तो ऐसा नहीं है कि साल में ही बनता है, पर कभी कभार बनता है जब इसकी आवश्यकता हो। चलिए अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि बैलेंसेस, जो ट्रायल बैलेंस जो है, ये कहां से आते हैं? ये सारे, ये सब लेजर से आते हैं। ये सब लेजर के बैलेंस है। जिस लेजर अकाउंट का दोनों साइड इक्वल हो गया हो वो यहां आएगा ही नहीं। मैंने करवाया था ना पीछे, किसी व्यक्ति का खाता बराबर हो गया था, बराबर हो गया, राम एंड सन्स का इक्वल हो गया, तो हमने करा ही नहीं आगे। तो ये कौन से बैलेंसेस है जो अभी भी बैलेंस बचे हुए हैं, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो चाहे क्रेडिट हो, पर बैलेंस है। इसको समझने से पहले हमें एक मूल मंत्र को याद करना पड़ेगा, और इस मूल मंत्र को आप अपने रजिस्टर में फ्रंट पेज पे भी लिख लीजिए। एक मैंने फ्रंट पेज पे आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट या जर्नल एंट्री, रूल्स फॉर जर्नल मेकिंग जर्नल एंट्री, वो करवाया था, जिसमें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स के रूल सिखाए थे। एक तो वो लिखने को कहा था, एक दूसरा इस रूल को कह रहा हूं, सम इंपॉर्टेंट बैलेंसेस, सम इंपॉर्टेंट बैलेंसेस, ये रूल लिखना है। ये रूल क्या है सुनिए। ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैव डेबिट बैलेंस। कोई एसेट्स हो, संपत्ति, संपत्ति जानते हो, जिन पर संस्था का स्वामित्व होता है, जो संस्था अपने नाम से रख सकती है, वो सारी संपत्तियां होती है। संपत्तियां देखी भी जा सकती है और ना भी दिखाई दे, ऐसी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल संपत्तियों में ले तो प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर, है ना, ये सारी एसेट्स है। ये सारी एसेट्स, और ना दिखने वाली, जिसको इनटेंजिबल बोलते हैं, अदृश्य, इसमें जैसे गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये धीरे धीरे करके बताता भी रहूंगा। फिलहाल एक जनरल सी बात बताए तो कोई भी एसेट्स हो एंड एक्सपेंसेस, खर्चा हो, खर्चा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, या कोई लॉस हो, हैव डेबिट बैलेंस, इन सब का डेबिट बैलेंस होता है। तो आप इस लिस्ट में छांटेंगे। हम एक्चुअल में सारी चीजों को 4 भागों में बांटते हैं, या तो एसेट्स है, और या वो लायबिलिटीज है, या वो एक्सपेंसेस हैं, और या वो इनकम्स है। इस तरह से बांटते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज का डेबिट बैलेंस होता है, तो लायबिलिटी, सॉरी, एसेट्स और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, तो लायबिलिटीज और इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। बस इतना ही याद रखना। देखिए, एसिड्स हो तो डेबिट बैलेंस, आप इसमें से छांटिए जो एसिड्स हो। कोई एक्सपेंसेस हो या लॉस हो, उसको भी डेबिट बैलेंस कहते हैं, उसका भी डेबिट बैलेंस होता है। और ऑल लायबिलिटीज, सभी लायबिलिटीज का, कैपिटल, पूंजी का,
इनकम एंड गेन्स, आय का या लाभ का, हैव क्रेडिट बैलेंस, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। मैं कहता हूं आप इसको याद कर लो, ये अपने आप ही याद हो जाएगा। जब एसेट्स का डेबिट है तो फिर लायबिलिटीज का तो डेबिट नहीं हो सकता, लायबिलिटीज का क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर एक्सपेंसेस का डेबिट है तो फिर इनकम का डेबिट थोड़ा होगा, इनकम का क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ये आपको बैलेंस याद रखिए, ठीक है बच्चे। तो ये आपको हर हालत में याद करना है। इसी के आधार पर हम कोई भी चीज है, इनको चार में से एक जगह ढूंढेंगे, या तो ये एसेट्स है, या एक्सपेंसेस और लॉसेस है, दो। तीसरा या तो ये लायबिलिटी है, कैपिटल है, और अथवा ये इनकम या गेन है। इस तरीके से चार भागों में, मेजर चार पार्ट्स में बांट के सारा सिस्टम करेंगे। चले बेटे आगे चले। अच्छा, अब देखिए मैंने क्या किया, सबको एक ही जगह लिख के रख दिया, ठीक है बेटे। हम सिर्फ करते जाएंगे। पहला ओपनिंग स्टॉक, ये कौन सा होता है, जो पिछले साल बचा हुआ माल था वो अगले साल आ गया, वो भी शुरुआत में। तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक, साल के अंत तक तो वो यूज हो ही जाएगा, तो वो एक्सपेंसेस माना जाता है। तो इसलिए इसको डेबिट में लिखेंगे। मैंने रकम नहीं लिखी, कितनी रकम है आपको लिखी मिलेगी, आप उस रकम को यहाँ पर भर दीजिएगा, ठीक है। बस वो क्या फर्क पड़ता है, वो तो 10,000 है तो 10, 12,000 तो 12,000, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। हाँ एक बात और, ट्रायल बैलेंस में ऊपर एज एट लिखा जाता है, कोई डेट होती है 31 मार्च 2020, ऐसा कोई जरूरी नहीं, बस एज एट लिखकर जिस डेट को कहे, अमूमन वो आपका साल का ही कहेगा। ओपनिंग स्टॉक क्लियर। परचेजेस, परचेजेस को एक्सपेंसेस मानते हैं, नॉमिनल अकाउंट में लेते हैं, और जब ये एक्सपेंसेस है तो इसका कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। मैं ऐसे करके यूं शो कर देता, कहीं कहीं बीच में निशान लगा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। परचेजेस का डेबिट। अब परचेज यदि याद हो गई कि इसका डेबिट बैलेंस होता है तो आपको चार बैलेंस आराम से याद हो जाएंगे। कौन सा, फिर सेल्स का कौन सा होगा, परचेज का उल्टा होता है। तो यदि इसका डेबिट है तो सेल्स का क्रेडिट होगा, सेल्स का क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब अगर परचेज का डेबिट बैलेंस होता है तो परचेजेस रिटर्न का डेबिट नहीं हो सकता, तो फिर इसका क्या होगा, इसका क्रेडिट बैलेंस होगा परचेजेस रिटर्न का। और अगर सेल, देखिए परचेज का डेबिट है तो सेल्स का क्रेडिट, और अगर सेल्स का क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न क्रेडिट नहीं हो सकता, सेल्स रिटर्न को आप डेबिट करेंगे। बोलिए आगे समझ में, सही समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है रेंट। अब रेंट उन चार बातों में से क्या, चार को कौन सा बताया था मैंने, यहां कर दूं, एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस और इनकम। मेजर रेंट, रेंट मेरा या तो एक्सपेंस हो सकता है या इनकम हो सकता है, मैं डाउट में हूं। एक्सपेंसेस भी हो सकता है, यदि किराया मैंने दिया है तो मेरे लिए खर्चा है, और बाय दे हमारी बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि हमने कुछ कमरे किराए पे दे रखे हैं तो उसका रेंट हमें मिलेगा, तो इनकम होगी। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा रेंट क्या है। अब सवाल आता है, यहाँ पर थोड़ा सा अपने विवेक का यूज करना है, अपने दिमाग का यूज करना है कि जब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो ये एक्सपेंस है या ये इनकम है, भाई एसेट लायबिलिटी तो है नहीं, तो ज्यादा चांसेस किस चीज के है, किसी भी व्यापारी के ज्यादा चांस क्या, रेंट देने के है या रेंट उसे मिलने के, ज्यादा चांस है उसे रेंट देने के। एक जगह उसकी फैक्ट्री होगी और हर शहर में वो शोरूम खोल लेते हैं, आउटलेट्स खोल लेते हैं, तो वहां पे ज्यादा इतने बना थोड़ा सकते, तो ज्यादातर किराए पे लेते हैं। तो मोटे तौर पे बेटा यदि रेंट कुछ ना लिखा हो तो रेंट को क्या मानेंगे हम, एक्सपेंसेस मानेंगे, और एक्सपेंसेस होने के नाते क्या होगा, डेबिट होगा। ये तो याद आ गया ना, ये दोनों के दोनों क्या है, डेबिट, और ये दोनों क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट सैलरीज। सैलरी, सैलरी क्या है, जो ऑफिस में काम करते हैं उन वर्कर्स को देते हैं, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस है तो आपका डेबिट हो जाएगा।
अच्छा, सैलरी की बजाय अगर वेजेस होता तो सैलरी भी एक्सपेंस है, वेजेस भी एक्सपेंस है। हाँ, ये फर्क था। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अगर अकाउंट को बंद करने की बात कहें तब तो अलग बात थी कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है वो ट्रेडिंग में बंद होते हैं, जो इनडायरेक्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में बंद होते हैं। लेकिन जहां तक ट्रायल बैलेंस का सवाल है, ट्रायल बैलेंस में तो एक्सपेंसेस है, चाहे सैलरी दो, चाहे वेजेस दो, चाहे डायरेक्ट एक्सपेंसेस दो, चाहे इनडायरेक्ट दो, इट डजेंट मैटर, से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ऐसे में एक्सपेंसेस को डेबिट मानेंगे। तो सैलरी डेबिट और वेजेस भी डेबिट। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिल गया। अच्छा, कमीशन मिला है तो इस बार तो इनकम होगी भाई, एक्सपेंस थोड़ा होगा, मिलेगा तो अच्छी बात है। तो इनकम है, इनकम के नाते क्रेडिट है, तो कमीशन को कहाँ लिखेंगे हम? क्रेडिट में लिखेंगे ये कमीशन। ठीक है, ऐसे एरोज नहीं लगाए जाते बच्चे, ये तो सिर्फ इसलिए ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। फर्नीचर, इन चारों में से क्या फर्नीचर? बताओ बताओ बताओ। फर्नीचर एसिड्स है, क्लियर? एसिड्स है तो डेबिट में होगा। डेटर्स, डेटर किसको कहते हैं? देनदार, जिन्होंने हमारे पैसे देने हैं, आज नहीं तो कल देंगे, इसलिए ये हमारे लिए संपत्ति है। 10,000 डेटर्स जो है वो डेबिट हो जाएगा। क्रेडिटर्स, जिनके पैसे हमने देने हैं, व्यवसाय ने देने हैं। क्रेडिटर्स यानी जिनसे हमने उधार माल खरीदा और उनके अभी पैसे नहीं दिए गए हैं, इसलिए वो मेरे क्रेडिटर हैं। क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है। यहाँ पे रकम नहीं लिखनी है बेटे, समझ गए? बिल्स रिसीवेबल, वो बिल जिनसे प्राप्त होना है पैसा। पहले माल बेचा, फिर वो मेरा डेटर बना, फिर उससे मैंने बिल पे साइन करवाए, बिल साइन करके मेरे पास आ गया, मैंने कहा आज से तुम मेरे डेटर नहीं, ये बिल से मैं पैसे लूंगा। तो बिल मेरे लिए रिसीवेबल है, जिसमें मुझे मिलेगा, मिलना है, इसलिए ये मेरे डेबिट होगा। बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स पेएबल, वो बिल जो मुझे चुकाना है। बाय द, किसी से मैंने माल खरीदा और वो मेरे को कहे रावत सर साइन करो, आप 3 महीने बाद मेरे पैसे दे देना, तो यदि मैं साइन कर देता हूं तो मैं कहूंगा आज से आप मेरे क्रेडिटर नहीं है, लेकिन मेरा बिल्स पेबल है, मैं बिल पे करूंगा। तो बिल पे मेरे लिए लायबिलिटी है, और इसलिए लायबिलिटी होने के नाते क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है। कैश इन हैंड, मेरे पास कैश पड़ा है, इससे बढ़िया चीज तो हो ही नहीं सकती जितना हमारे पास कैश पड़ा है। तो ये तो एसिड्स है बेटे, सबसे प्योर एसिड्स है, और इसको हम डेबिट। मैंने प्योर क्यों कहा? मैं इसलिए प्योर कह दिया कि कैश में जितना होता है वो तो उतना ही होता है, लेकिन हाँ अगर मैं कहूं कि ये मशीन मेरी 5 लाख की है, रियलिटी में थोड़ा फर्क हो सकता है, क्योंकि जब मैं इस मशीन को बेचूंगा तो हो सकता है इसमें मुझे थोड़ा ज्यादा मिल जाए पैसे, या इससे कम मिल जाए, तो इसलिए थोड़ा फर्क हो सकता है, पर कैश तो कैश ही है भाई। बैंक ओवरड्राफ्ट, नॉट बैंक। अगर लिखा था बैंक तब तो बैंक होता डेबिट, लेकिन ये तो बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा है, बैंक से फालतू पैसा निकाल रखा है, तो मेरे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया। लायबिलिटी हो गया तो क्रेडिट में आएगा बैलेंस। समझ में आ रहा है बच्चे? क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, जो आपने ओवरड्राफ्ट किया हुआ है, बैंक से फालतू ले रखा है, उस पर ब्याज आपको मिलेगा या आप देंगे? मतलब कमाल करते हैं सर, सिंपल बात है, जब हमने फालतू पैसे ले रखे तो बैंक तो हम ब्याज तो हमें ही देना पड़ेगा, तो हमारे लिए ब्याज क्या बन गया? एक्सपेंसेस, खर्चा, और खर्चा होने के नाते बताइए 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 डेबिट में। एक थोड़ा सा रट्टे की बात करवा दूं, जिसको क्रैमिंग भी बोल देते हैं, इनके बीच में उल्टा रिलेशन होता है। किसके बीच में? जो लोन होता है और उसका ब्याज, जो इन्वेस्टमेंट होती है और उसका ब्याज, इनके बीच में उल्टा रिलेशन होता है। देख लो, मैंने बैंक से उधार लिए, इधर है तो ब्याज मुझे देना होगा। उल्टा चले, मैं किसी को मैं कहीं इन्वेस्ट करता हूं, यानी किसी को उधार देता हूं, तो वो ब्याज मुझे मिलेगा। तो उल्टा हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? अगर मैं बैंक से फालतू निकालता हूं तो मेरे लिए लायबिलिटी, लायबिलिटी होने के नाते क्रेडिट है,
और इस लायबिलिटी पर मुझे ब्याज देना होता है, और जो ब्याज दूंगा वो खर्चा है, खर्चा होने के नाते डेबिट है। तो ये दोनों उल्टे होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। तो बैंक लोन जिधर होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट जिधर होगा, उसका उल्टा ब्याज होगा। ये बाद की बात है, पहले तो हम इन्हें लर्न करेंगे क्यों हुआ। देखा, मैंने बकायदा रूल से करवाया। आगे है कैपिटल। भाई कैपिटल तो क्लियर ही कह रखा था, लायबिलिटी हो या कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है तो कैपिटल का क्रेडिट। क्या कभी कैपिटल डेबिट नहीं हो सकती? हो सकती, पर वो बहुत 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 कम चांस है। हम +2 में सिखाते हैं इन चीजों को, कि जैसे किसी पार्टनर ने 10,000 रुपये पूंजी लगा रखी है। अब मान लीजिए मैं अपने से लगाऊं, तो मैं टीचर हूं। अब कोई मुझसे कह रहा हो सर हम एक स्कूल खोल लें, तो ओके खोल लेते हैं। सर कितने पैसे लगाओगे? मैं पैसे का तो हमारे पास इतना जुगाड़ नहीं है। सर कुछ तो बताओ। थोड़े बहुत लगा सकता हूँ जी। अच्छा चलो ठीक है, आप थोड़े बहुत लगा दो, ज्यादा पूंजी मैं लगा दूंगा। स्कूल तो संभाल लोगे? बिल्कुल स्कूल संभाल लूंगा। होगी ना पार्टनर जी? मैंने थोड़ा सा पैसा लगाया और अचानक मुझे घर पे जरूरत पड़ गई पैसे की। तो मैंने कहा कि मुझे पैसा मेरे घर पे चाहिए था, जरूरत है। उसने कहा निकाल लो। तो कई बार 10,000 मैंने कैपिटल लगाई थी और 10 की जगह मैंने 15 निकाल ली, तो 5 उल्टी भी हो जाती। पर ये आपके लायक अभी नहीं है। वो तो बकायदा लिखा होगा कि कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, अदरवाइज आपके +1 में तो है ही नहीं है सर। तो यहाँ पर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। सिंपल बात है। क्रेडिट ड्राइंग्स, कैपिटल ड्राइंग का भी उल्टा रिलेशन है। कैपिटल मालिक को वापस मिलनी है, इसलिए व्यवसाय की लायबिलिटी है। और जो मालिक ड्राइंग करके ले गया वो वापस एक दिन देगा बिजनेस को, वो मालिक बिजनेस को देगा, इसलिए बिजनेस के लिए एसेट्स हो गई। तो ड्राइंग को आप डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। ठीक है बच्चे। अब जगह की कमी पड़ गई थी, जो मैंने कहा था इधर कुछ नहीं है इधर कुछ नहीं है, इसीलिए कहा था। एक्चुअल में यही चल रहा है, मेरे पास जगह की कमी थी, मैंने कुछ यहाँ लिख दिया, अब इसको इसके नीचे लगा दो। दिमाग में तो लगा सकते हो कि ये सारा उठा के इसके नीचे रख दो, फिर शुरू कर देते। सन्ड्री एक्सपेंसेस, विविध खर्चे, नाम ही क्लियर है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस होने के नाते डेबिट। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, पट्टे पर जायदाद, ये क्या होता है? पट्टा, पट्टा। जैसे मान लीजिए हम किसी की जमीन पे काम कर रहे हैं, या कोई मकान या फैक्ट्री किराए पे ले ली। अब अगर वो 1 साल बाद हमसे फैक्ट्री छुड़वा ले या 2 साल बाद, तो हमें बड़ी दिक्कत आएगी। तो हम क्या करते हैं कि कई बार उसको बकायदा लिखित में कोर्ट में जाकर और उसको अपने ऊपर करो, या इस तरह से लिखवा लेते हैं कि जी अगले 20 साल तक या 50 साल तक आप हमसे यूज ले नहीं सकते वापस, हम आपको बकायदा किराया देंगे, टाइम टाइम पर इसको बढ़ाएंगे। इस तरीके से प्रॉपर्टी लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है, पट्टे पर जायदाद ली हुई। लेकिन ऐसी जायदाद को हम ये मानते हैं कि एक लंबे समय तक हमारे पास ही रहेगी, हम यूज करेंगे, सिर्फ बेच ही नहीं सकते। तो ऐसे कंडीशन में इसको एसेट्स मान लिया जाता है। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी कोई फर्क नहीं पड़ता आपके लिए, पट्टे पर जायदाद एसेट्स होती है। और अब है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड स्वतंत्र, क्या है? स्वतंत्र। स्वतंत्र क्या होता है? आप लोगों के अपने मकान होंगे बहुतों के, क्या सबने बैंक से लोन ले रखा अपने मकान पर? नहीं, कुछ ने ले रखा, कोई मना नहीं करता। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने मकान पे कोई लोन नहीं ले रखा, तो वो प्रॉपर्टी उसकी स्वतंत्र जायदाद है। वो क्या है? स्वतंत्र, जिस पे कोई लोन नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? तो ये मेरी एसेट्स है, और एसेट्स होने के नाते डेबिट। एक वर्ड रह गया यहाँ पे, मैं थोड़ा ऊपर लिख दूं, मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। मॉर्टगेज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बंधक संपत्ति। ये क्या है? बंधक संपत्ति। अभी मैंने क्या कहा था? आपने कोई लोन ले रखा है, आपने कहा नहीं ले रखा, तो आपकी प्रॉपर्टी कैसी हुई? बिल्कुल स्वतंत्र।
तो वो है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट्स। अच्छा, कुछ लोग लोन लेते हैं बैंक से मकान बनाने के लिए, तो बैंक उनसे उनकी जमीन के कागजात अपने पास रख लेता है, बंधक रख लेता है कि जी ये कागज मेरे पास दे दो, बकायदा लिखा पढ़ी करके, और कहता है जब आपका लोन चूक जाएगा उस दिन मैं आपके ये कागज आपको वापस दे दूंगा। ऐसी प्रॉपर्टी को बंधक प्रॉपर्टी कहते हैं, मॉर्टगेज प्रॉपर्टी, बंधक संपत्ति। ओके, तो ये क्या हुआ, लायबिलिटी? नहीं भाई, किस बात की लायबिलिटी? मकान मेरा 40 लाख का, ओके, किसके पास है? बैंक के पास। बैंक से आपने कितना लोन लिया? 10 लाख का, जितनी जरूरत हो। तो 10 लाख का लोन, उसको नाम है बैंक लोन। बैंक लोन तो हो जाएगा लायबिलिटी में, क्रेडिट बैलेंस। लेकिन जो मेरी प्रॉपर्टी है वो तो सिर्फ इसलिए बैंक ने रखी है कागज कि अगर आप ना चुका पाए तो उसके पास कुछ तो अधिकार हो। हालांकि गौर करना, अगर ये मकान जहां पे, चलो मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूं, मान लीजिए मकान मेरा है और ऐसी कंडीशन में मैंने बैंक से लोन ले रखा है और बैंक को ये कागज दे रखे, तब भी मैं इस मकान को जैसे चाहूं वैसे यूज कर सकता हूं। बंधक होने से मेरे प्रॉपर्टी यूज करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इतना ही फर्क पड़ता है, मैं इसे बेच नहीं सकता। जब बेचूंगा तो पहले बैंक का लोन क्लियर करूंगा, तब बेचूंगा। तो बेटे, ये जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी है ये बंधक है, बैंक से किसी लोन के एवज में बैंक के पास कागजात जमा है, तो भी प्रॉपर्टी तो हमारी है ना, इसलिए इसे एसेट्स मानेंगे। तो इसको मानेंगे एसेट्स। तो अब क्या सीखने को मिला आपको? चाहे प्रॉपर्टी बंधक हो, चाहे प्रॉपर्टी मॉर्टगेज हो, और चाहे प्रॉपर्टी लीज होल्ड हो, किसी भी तरह से हो, तीनों तरह में प्रॉपर्टी एसेट्स होती है। नेक्स्ट, रिटर्न इन। रिटर्न इन, व्यवसाय में रिटर्न आना। ये कौन सा रिटर्न आएगा व्यवसाय में? ये मेरा व्यवसाय है, कहाँ पे बनाया जाएगा, यहाँ पे कर ले, ये व्यवसाय है, इसमें रिटर्न इन, इन माने अंदर को जो रिटर्न आती है वो रिटर्न इन है। ये कौन सी रिटर्न होगी? दिस इज सेल्स रिटर्न। सेल किया हुआ ही तो उल्टा आएगा अंदर को, तो रिटर्न इन का दूसरा नाम क्या है? सेल्स रिटर्न। बस नाम का ही तो फर्क हो गया। तो इसलिए सेल्स रिटर्न, अब याद रखो, परचेज का डेबिट, सेल्स का क्रेडिट, परचेज का डेबिट, परचेज रिटर्न का क्रेडिट। तो इसलिए रिटर्न इन, ये तो सेल्स रिटर्न है, और ये रिटर्न आउट, रिटर्न बाहर चली गई, ये कौन सी रिटर्न हो गई? परचेजेस रिटर्न। ये जो पहले की थे ना परचेज रिटर्न, यही रिटर्न इन है, यही रिटर्न आउट है, मतलब इन्हीं में से परचेज रिटर्न, ये तो रिटर्न, ये हो गया आउट। तो परचेज रिटर्न आउट माने जो रिटर्न व्यवसाय से बाहर चली गई। व्यवसाय से बाहर कौन सी जाएगी? जो आपने परचेज किया होगा और वो वापस करोगे तो रिटर्न आउट हो गया। तो इसलिए रिटर्न आउट, परचेज रिटर्न। तो परचेज का डेबिट बैलेंस, परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस, और सेल्स का क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न का क्या होगा? डेबिट होगा। बस। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन जो ह्रास होता है, बताया था पहले भी डेप्रीशिएशन, कि जो बिजनेस की संपत्तियां होती है वो धीरे धीरे यूज करने से, और चाहे यूज ना भी करो रखने से, समय व्यतीत होने से वो घिसती है, तो उसे डेप्रीशिएशन कहा जाता है। तो बेटा, डेप्रीशिएशन आपका एक्सपेंसेस है, खर्चा है। हालांकि कैश में खर्चा नहीं है, नगद नहीं जाता, पर फिर भी खर्चा है। जैसे मान लीजिए हम एक मशीन 5 लाख की खरीद के लाते हैं, 5 लाख रुपए, और हमने कहा ये 10 साल चल जाएगी। तो 10 साल चलेगी तो 10 साल में अगर उसको डिवाइड करूं 10 साल से, तो हर साल 50,000 रुपए की मान के चलो, तो मोटे तौर पे 50,000 की होगी। और अगर इसको और थोड़ा सा क्लैरिफाई करना है कि मान लो 5 लाख की बताई मैंने, 5 लाख वाली 10 साल के बाद 1 लाख की तो फिर भी बिक जाएगी। तो फिर हमें 10 साल में घिसेगी कितने की? 4 लाख की, क्योंकि एक का तो कबाड़ फिर भी बच जाएगा। तो आपको 4 लाख को ही 10 से डिवाइड करके 40,000 रुपये साल का डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन होता है। तो डेप्रिसिएशन खर्चा है, खर्चा होने के नाते डेबिट। ठीक। बैड डेट्स, डूब जाना, डूब जाना। तो पैसा डूब गया, नुकसान हो गया।
लॉस हो गया तो आपका डेबिट होगा। और इसी जगह पे अगर मैं एक और लिख दूं, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, तो ये वो है जो डूबा हुआ पैसा मिल जाए वो इनकम है, इनकम बनाते हैं क्रेडिट होगा। आगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है एसेट्स, जब कहीं पैसा लगाओगे तो एसेट्स हो गया, एसेट्स है तो डेबिट। अब है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, याद आया, इसी तरह का रिलेशन है कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट एसेट्स है तो मुझे ब्याज मिलेगा, यानी मैंने विनियोग कर रखा तो मुझे ब्याज मिलेगा, ब्याज मिलेगा तो इनकम होगी, इनकम के नाते क्रेडिट होगा। ठीक। पेटी कैश, लघु कैश, लघु रोकड़, चाहे वो मेन कैश हो चाहे लघु कैश हो, है तो दोनों ही कैश, है तो दोनों ही एसेट्स, इसलिए डेबिट। स्टॉक ऑन 31 मार्च नॉट एडजस्टेड, ये थोड़ा सा सोचने की बात। हम ट्रायल बैलेंस बना रहे 31 मार्च को और 31 मार्च को हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, ये मुझे कैसे पता क्लोजिंग है? जब दोनों की डेट सेम आ रही है इसका मतलब आखिरी समय का ही तो है, जब भी आपके ट्रायल बैलेंस बना तब का है। और बेटे क्लोजिंग स्टॉक ना, इसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, वो तो ओपनिंग स्टॉक था। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है बेटे उसको फिजिकली चेक किया जाता है, मतलब एक बहुत बड़ी कंपनी है उसका स्टॉक बताना है कि आखिरी में कितना स्टॉक बचा है, तो बुक्स से बात नहीं बनती, रियलिटी में देखना पड़ता है कि चेक करो कहाँ कहाँ कितना माल पड़ा है। मैं कहता हूँ बड़ा कठिन काम है स्टॉक कैलकुलेट करना, यहाँ कितना पड़ा है, जो रास्ते में ट्रकों में आ रहा है, ट्रेन में आ रहा है, वहां से तो चल पड़ा, तो रास्ते में वो मेरा ही तो माल है, हमारी कंपनी का ही तो है, हमारे बिजनेस का है, वो भी हमारा स्टॉक है। तो ऐसे कहने का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो बुक से नहीं होता, उसको फिजिकली चेक करना पड़ता है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को कहीं नहीं दिखाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अभी नॉट एडजस्टेड है, इसलिए ये कहीं नहीं आएगा। ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं था, याद है? ट्रायल बैलेंस किससे बना, बताओ किससे बना, कहां से बना ट्रायल बैलेंस? लेजर से। लेजर कहां से बना, कहां से आया लेजर अकाउंट? जर्नल से। तो इनकी शुरुआत जर्नल से होती है और असल में भी जर्नल से पहले वाउचर वगैरह से होती है। तो बात पर अकाउंट्स की जो बुक्स है वो तो जर्नल से स्टार्ट होती है भाई। तो जर्नल में या सब्सिडी बुक्स में जो आप कैश बुक में लिखते हैं, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है ना बच्चे। तो ये जो चीजें कहीं नहीं आई है, इसको कहीं नहीं लिखेंगे, नीचे वर्किंग नोट में लिख देंगे नॉट क्लोजिंग स्टॉक, जो एडजस्टेड नहीं है वो कहीं नहीं, ट्रायल बैलेंस में कहीं नहीं आएगा, ये लिख देंगे बस। कैरीज इनवर्ड, भाड़ा आते समय, इनवर्ड अंदर को आते समय भाड़ा, कौन सा भाड़ा है? माल खरीदने पर डायरेक्ट हो गया तो भी डेबिट, खर्चा है। कैरीज आउटवर्ड, माल बेचते समय लगा भाड़ा, अब ये इनडायरेक्ट है, ओके, तो क्या होगा? क्रेडिट। कर दूं क्रेडिट, कर दूं? रॉन्ग, ये भी डेबिट ही होगा। ऐसा क्यों बेटे? खरीदते समय भाड़ा दिया, खर्चा हुआ, डेबिट। बेचते समय भाड़ा दिया, खर्चा हुआ, डेबिट। बात तो खर्चे की है। मैंने यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखा है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, दोनों ही एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, इसलिए यहाँ बच्चे गलती खा जाते हैं। और वो रिटर्न में गलत उल्टा है कि अगर परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट है, इस तरीके वो वहां पर है। अब आगे डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिला, ऑफ कोर्स डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो डिस्काउंट जब मिला है, मिला तो हमारे लिए इनकम हुई, और इनकम है तो इनकम के नाते इसको हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि इनकम है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट हमने दिया है, हमने दिया तो हमारे लिए खर्चा है, खर्चा होने के नाते डेबिट हो जाएगा, यही तो देखना है। गुडविल संपत्ति होती है, दिखाई नहीं देती पर बहुत बड़ी संपत्ति मानी जाती है गुडविल, और संपत्ति के नाते डेबिट।
लोन टू राम, आपने राम को लोन दिया। यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा बच्चे, क्या लिखा है, राम से लिया है कि राम को दिया है। मैंने कहा लोन टू राम, हमने राम को लोन दिया। तो जब हमने दिया तो एक दिन हमें वापस मिलेगा, ये तो इन्वेस्टमेंट ही तो हो गई। तो इन्वेस्टमेंट हो गई तो ये हमारा डेबिट हो जाएगा, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, डेबिट। और लोन फ्रॉम श्याम, श्याम से ऋण लिया, तो जब श्याम से लिया है तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी हो गया, और लाइबिलिटी के नाते क्रेडिट। तो ये देखना, लोन फ्रॉम श्याम ये मेरा क्रेडिट में हो जाएगा। ये देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा क्या है। इन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये तो एंट्री नहीं होनी चाहिए, ये तो अकाउंट ही नहीं बनना चाहिए। करके देख लो। मैं आपसे कहता हूं बेटे, पेड लाइफ इंश्योरेंस दिया मालिक का, तो क्या एंट्री करोगे, कैश तो जाएगा, कैश क्रेडिट। डेबिट क्या करोगे, ड्राइंग्स। क्या करोगे, ड्राइंग्स। यानी इतने आपको समझे कि ये तो ड्राइंग होना चाहिए था, और इसने गलती कर दी। इसने पता क्या कर दिया, लाइफ इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर लाइफ इंश्योरेंस का खाता जनरल में हो, लेजर में हो गया, फिर लेजर बंद किया तो उसका बैलेंस आ गया। बेटे तुम्हें तो पता है ना कि लाइफ इंश्योरेंस का अकाउंट नहीं बनता, ये तो ड्राइंग्स होती है। तो इसलिए आप इसे अब भी ड्राइंग मानिए, क्या है, ड्राइंग। और ड्राइंग के नाते डेबिट, ये नहीं ना ड्राइंग, ड्राइंग्स क्या होती है, डेबिट होती है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये ड्राइंग से। अब मैं लिख दूं इसमें ब्रैकेट में, ड्राइंग से। ठीक है बच्चे। रेंट ऑफ प्रीमिसेस सबलेट टू सुरेश। सबलेट, दो शब्द होते हैं, टू लेट, सबलेट। टू लेट, सबलेट। ये कोठी है, इस कोठी में 2 मंजिल है और कई कमरे हैं। बाहर लिखा था टू लेट, किराए के लिए, खा लिए। ओके, हमने बात करी, उन्होंने कहा 10,000 रुपये किराया है जी पूरी कोठी का। मैंने कहा जी मुझे तो आधी दे दो ना, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, आधी दे दो। कहता जी हम आधी नहीं देंगे, हम तो पूरी की पूरी कोठी देंगे, अगर आपने लेनी तो पूरी कोठी लीजिए वरना मत लीजिए। मैंने कहा मैं किसी को दे सकता, कहाँ, वो आपकी सिरदर्दी, आप दे सकते। तो बेटा जो मैं 10,000 किराया दूंगा वो तो मेरे लिए टू लेट हो गया, वो तो हो गया खर्चा, एक्सपेंसेस। और जब मैंने एक पार्ट किसी और को किराए पे दे दिया, खुद तो मैं किराएदार और मैं किसी और को किराए पे दे रहा हूं, तो उस बंदे से तो किराया मिलेगा। उसने कहा सर कितना, मैंने कहा 6,000 किराया। भाई 10,000 था, मैं तो 6,000 लूंगा आपसे, क्योंकि कई बार कमरा मकान खाली भी रह जाता है। तो 6,000 रुपये जो किराया मिलेगा वो मेरे लिए इनकम होगी। तो इसलिए वर्ड को पकड़ना पड़ेगा आपको। ये जो सबलेट है, सबलेट किसको कहते हैं, जब खुद किराए पे लेके किसी दूसरे को किराए पे दे दो, और दूसरे को दे दो तो इनकम ही होगी, क्योंकि वहां से मिलेगा, इसलिए क्रेडिट में होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, थोड़े से 2-4 पॉइंट और रह गए बेटे। कस्टमर्स अकाउंट, ग्राहकों का खाता। ग्राहक कौन होते हैं, जिनको माल बेचा जाता है, तो उन्होंने हमारा पैसा देना होता है। तो क्या हो गई, ये डेटर ही तो हो गए, डेटर्स का दूसरा नाम हो गया कस्टमर्स अकाउंट। तो डेटर का क्या होगा बेटे, डेबिट। सप्लायर्स, सप्लायर कौन होते हैं, जिनसे माल खरीदा है, तो ये कौन हो गए, ये क्रेडिटर्स हो गए हमारे। ठीक है, क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हैं तो ये क्रेडिट हो जाएगा। मिसलेनियस इनकम, विविध इनकम, जब नामी इनकम दे दिया तो क्रेडिट होगा। अब है पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये बताना था। पेटेंट, हिंदी में इसको एकस्व कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, एकस्व। एकस्व क्या होता है पेटेंट, देखिए बेटा, मारुति कंपनी की गाड़ी आपने कोई सी देखी होगी, जैसे स्विफ्ट डिजायर लगा लीजिए। क्या स्विफ्ट डिजायर को टाटा कंपनी नहीं बना सकती, या टोयोटा कंपनी है, हुंडई कंपनी या होंडा कंपनी, ये नहीं बना सकती? बना सकती है, ढांचा ही तो बनाना है, टायर तो सबके 4 है, फिर सबका मॉडल अलग अलग क्यों है? यही तो बात है, जिसने जिस मॉडल की खोज की उन्होंने उसका पेटेंट बनवा लिया सरकार से कि इसको मैं ही बना सकता हूं, या
मेरे द्वारा कोई लिखित में बकायदा परमिशन लेके मेरे जिसका जो भी खर्चा होता है वो देकर तब वो बना सकते हैं मेरे कहने पे। तो यही तो पेटेंट है बेटा, किसी चीज को बनाने का अधिकार लेना है पेटेंट। तो पेटेंट एक एसेट्स मानी जाती है, क्योंकि जब तक ये मेरे पास रहेगा लाइसेंस तब तक कोई मेरी चीज को बना नहीं सकता दूसरा, ये पेटेंट होता है। तो ये एसेट्स होता है। ट्रेडमार्क जो उस पे वस्तु पे छपा होता है वो ट्रेडमार्क हो जाता है, ठीक है। जैसे कहते हैं रथ घी या डालडा घी, या जैसे 22 नंबर बीड़ी, इसी तरीके से कोई और भी नाम रखा जा सकता है, फलाना तमाकू, जो भी नाम रखा जाए, है ना, पहलवान छाप बीड़ी, XYZ कुछ भी। तो जो उसका ट्रेडमार्क होता है जिसके नाम से वो बिकता है वो भी हमें रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, ये भी हमारे लिए एसेट्स होता है। कॉपीराइट, ये कॉपीराइट क्या होता है? लेखकाधीन कहते हैं इसको, लेखकाधीन। तुम कोई भी बुक देखना, कोई भी बुक, उस बुक में ना आगे जहां पर अमाउंट नहीं लिखा था उसके कहीं नजदीक आपने देखना एक ऐसा वर्ड बना होता है सी, ऐसे करके। ये सी मतलब कॉपीराइट। ये क्या है? जिस व्यक्ति ने इस बुक को बनाया है, मेहनत करी है दिन और रात, उसका नाम सिर्फ एक पेज पर होता है। और अगर मैं उसको एक पेज फाड़ कर अपना नाम लिख दूं, भाई ये रावत ने लिखी है, ये फलाने ने लिखी है, तो बेचारे की तो सारी मेहनत गई। इसलिए वो कॉपीराइट ले लेते हैं कि हमारी पुस्तक को कोई यूज ना कर सके, ऐसे के ऐसे। तो कॉपीराइट जो है उस पुस्तक पे अधिकार देता है कि कोई उसके पार्ट को यूज ना कर सके, पढ़ सकता है लेकिन उसको अपने नाम से ना बेच सके, दैट इज कॉपीराइट, ठीक है। तो देखा जाए तो तीनों की तीनों मेरी एसेट्स है, इसलिए मेरे लिए डेबिट होंगे। और अब है सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट होता नहीं है ना, होता नहीं। पहली बात, आप इस ट्रायल बैलेंस को टोटल करोगे बराबर आएगा। क्यों? जब बराबर है तो बराबर ही आएगा। शुरू में जर्नल एंट्री में दोनों साइड होती गई, लेजर में दोनों साइड पोस्टिंग होती रही, तो ट्रायल बैलेंस में भी दोनों बैलेंस आए होंगे तो बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा बराबर। लेकिन बेटा अगर इतनी मोटी लेजर हो हमारी और उसमें कहीं छोटी सी गलती हो जाए तो मेरा आंसर तो मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे में हमारे आगे के काम भी अटक जाते हैं जो इससे हमने आगे करने। बाय द वे, हो सकता है 100 रुपये का फर्क आ जाए और 100 रुपये के चक्कर में हम कई दिन रुक जाए, नहीं जी पहले तो मैं उसे मिलाऊंगा, चेक करूंगा, और जबकि काम इंपॉर्टेंट आ गया, सिर्फ 100 रुपये की बात है। ऐसी कंडीशन में यदि ट्रायल बैलेंस देखने के बाद भी ना मिले, टोटल ना मिले, तो अंत में जहां फर्क रह जाता है वहां सस्पेंस लिख देते। ये फर्क मतलब मान लो इधर का टोटल 1 लाख हो गया डेबिट का, ठीक है, इधर का टोटल हो गया 99,000 रुपये, 1,000 का फर्क रह गया ना। अब जब नहीं मिलता तो यहाँ पर 1,000 रुपये लेके और सस्पेंस, तो सस्पेंस का कोई बैलेंस नहीं होता पहले तो सस्पेंस होता ही नहीं। दूसरी बात, अगर दोनों साइड बहुत जोर लगाने के बाद भी ना मिले तो मुझे इससे आगे भी फाइनल काम करना होता है, फाइनल अकाउंट बनाने होते हैं, इसके लिए हम इसको बंद कर देते हैं। तो जो अंतर रहता है उसको सस्पेंस से लिख देते हैं। तो सस्पेंस का कोई बैलेंस पहले से निर्धारित नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये मैंने आपको मोस्टली सारे बैलेंसेस करवा दिए। अब इसका कोई थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट रह गया, उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो भाई इसका एक ही तरीका है, दोबारा से देखिए। आप समय का इन्वेस्ट करो बच्चे, टाइम दो। आपसे मैं मांग क्या रहा हूं? समय, देखने का समय, पढ़ने का समय, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हल करने का समय, और वो भी आपके लिए। यस, क्योंकि आपका जीवन बनना है, मेरा जीवन बन चुका, आपका जीवन बनना है, और मैं आपका जीवन बनाने के लिए तैयार हूं। पर आपको भी तैयार होना पड़ेगा अपना काम करने के लिए। कहीं आप सोचो ओहो मैं क्वेश्चन कर लूं तो कहीं रावत साहब को बेनिफिट हो जाए, ना बेटा, पहली बात तो होगा नहीं। और अगर हो भी गया कि नाम हो गया कि भाई सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, तो भी बच्चे अल्टीमेटली बेनिफिट तो आपको है ही है कि नहीं है। तो इसलिए बेटे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बाय बाय, फिर मिलते हैं।